क्या धातुओं का भी मतलब अपना कोई व्यक्तित्व हो सकता है? जरा सोचिए। कुछ बहुत उत्साही और मिलनसार, और कुछ साधुओं की तरह शांत और गंभीर। सुनने में तो ये किसी कविता जैसा लगता है ना? लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में ये विचार काफी सटीक बैठता है। बिल्कुल। और आज हम इसी दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा विषय है सक्रियता श्रेणी, यानी रिएक्टिविटी सीरीज। हमारी ये पूरी बातचीत विकास चतुर्वेदी नाम के एक यूट्यूब चैनल के वीडियो पर आधारित है, जिसमें एक शिक्षक इस जटिल विषय को एक कहानी के जरिए समझाते हैं, धातु साम्राज्य की गुप्त सीढ़ी। और हमारा आज का मिशन बहुत साफ है। हमें ये समझना है कि सोडियम जैसी कुछ धातुएं हवा या पानी के संपर्क में आते ही क्यों भड़क उठती हैं, हाँ, जबकि सोना हजारों साल तक अपनी चमक कैसे बनाए रखता है। ये सीढ़ी, ये रैंकिंग हमें हमारे आसपास की दुनिया के बारे में क्या सिखाती है? तो चलिए इस साम्राज्य की सीढ़ी पर सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। कहानी के सबसे मजेदार किरदार, पोटेशियम और सोडियम। हाँ, के और एन। विकास सर उन्हें धातु जगत के सबसे मिलनसार और चंचल सदस्य कहते हैं, मतलब किसी पार्टी के सबसे ऊर्जावान मेहमानों की तरह। ऊर्जावान शायद मतलब एक बहुत ही सौम्य शब्द है इनके लिए। ये तो विस्फोटक है। सही कहा। हाँ, वीडियो में शिक्षक का उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। वो कहते हैं कि ये इतने ज्यादा सक्रिय हैं कि वे सिर्फ नमस्ते कहने के लिए आग लगा सकते हैं। हाँ, मुझे याद है। बिल्कुल, मतलब हवा में मौजूद नमी या पानी की एक बूंद भी इनके लिए बहुत बड़ा न्योता है। और यहीं पर कहानी का एक मजेदार हिस्सा एक बहुत जरूरी प्रैक्टिकल जानकारी से जुड़ता है। इनकी इसी अत्यधिक सक्रियता के कारण इन्हें संभालना भी एक चुनौती है। हाँ बिल्कुल। वीडियो में एक छात्रा पूछती है कि क्या इसीलिए उन्हें तेल के जार में बंद रखा जाता है, और जवाब है हाँ, उन्हें हवा और पानी से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो आप सीढ़ी पर एक पायदान नीचे उतरते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये भी सामाजिक हैं, लेकिन उतने चंचल नहीं। अच्छा, थोड़े शांत। हाँ, कहानी में इनके स्वभाव का अंतर बहुत अच्छे से समझाया गया है। कैल्शियम जो है वो ठंडे पानी के साथ भी प्रतिक्रिया कर लेता है। वीडियो में इसे नाचना कहा गया है। लेकिन मैग्नीशियम थोड़ा नखरे वाला है। नखरे वाला मतलब उसे प्रतिक्रिया के लिए कोई खास माहौल चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसे थोड़ी ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जैसे गर्म पानी या भाप। वो ठंडे पानी से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। वीडियो में एक छात्र इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ता है। वो कहता है, तो इसका मतलब यह एक रैंकिंग है कि कौन कितनी जल्दी बदलना चाहता है। और यही इस पूरी श्रेणी का सार है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये धातुओं के स्थायित्व का एक पैमाना है। कौन सी धातु कितनी आसानी से अपने मौलिक रूप को छोड़कर किसी और चीज में बदलना चाहती है, ये श्रेणी हमें यही बताती है। जो जितना ऊपर वो उतना ही बेचैन, उतना ही अस्थिर। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने सबसे बेचैन सदस्यों को देख लिया, लेकिन अब उन किरदारों की बात करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में सबसे ज्यादा मौजूद हैं। सीढ़ी पर थोड़ा और नीचे आते हैं और मिलते हैं एल्यूमिनियम और जिंक से। Al और Zn। वीडियो में इन्हें हमारे रोजमर्रा के नायक कहा गया है ना? हाँ, रोजमर्रा के नायक। लेकिन इनके स्वभाव में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। अच्छा, यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी। मैं हमेशा सोचता था कि लोहा ज्यादा आसानी से जंग खाता है तो वो ज्यादा सक्रिय होगा, लेकिन इस सीढ़ी में तो एल्यूमिनियम लोहे से काफी ऊपर है। हाँ, मतलब ज्यादा सक्रिय है। फिर भी हमारे एल्यूमिनियम के बर्तन सालों साल चमकते रहते हैं। कहानी में बताया गया है कि इनके पास एक चालाकी भरी तरकीब है। हाँ, ये ऑक्साइड की परत वाली बात, ये बहुत दिलचस्प है। क्या ये परत हमेशा बनती है? वीडियो के अनुसार ये लगभग तुरंत होता है। जैसे ही एल्यूमिनियम हवा के संपर्क में आता है, वो अपने ऊपर ऑक्सीजन की एक पतली, पारदर्शी लेकिन बहुत सख्त परत बना लेता है। एक सुरक्षा कवच जैसा। बिल्कुल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक सुरक्षा कवच जो उसे आगे खराब होने से बचाता है। कहानी में एक छात्र इसकी कल्पना करते हुए पूछता है, तो क्या एल्यूमिनियम एक शूरवीर योद्धा की तरह है? अरे वाह, ये उपमा तो बिल्कुल सही है। लेकिन इस शूरवीर की एक कमजोरी भी है। वो क्या? अगर ये ऑक्साइड की परत एसिड या मजबूत क्षार से टूट जाए तो ये शूरवीर बहुत तेजी से हार मान लेता है। इसीलिए तो हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में बहुत खट्टी चीजें देर तक पकाने से बचते हैं। अच्छा। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये कवच ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी गुण के कारण हम हवाई जहाज जैसी चीजें बना पाते हैं। तो हमने उन धातुओं को देखा जिनके पास अपना सुरक्षा कवच है, लेकिन क्या होता है जब धातुएं इतनी चालाक नहीं होती? यही हमारी कहानी में आते हैं भरोसेमंद मजदूर, लोहा और लेड, Fe
और Pb। हाँ, ये नाम उनके स्वभाव और हमारी सभ्यता में उनकी भूमिका को दोनों को अच्छी तरह से दर्शाता है। कहानी के अनुसार वे खुद से झगड़ा मोल नहीं लेते, मतलब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें लंबे समय तक बाहर नमी और हवा में छोड़ दिया जाए तो वे धीरे धीरे प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। बिल्कुल। वीडियो में एक छात्रा को अपनी दादी के घर का पुराना गेट याद आ जाता है, जिस पर धीरे धीरे जंग लग गया था। ये एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया है। और लोहे का ये धीमा होना ही हमारी तकनीकी प्रगति का आधार है। अगर लोहा भी सोडियम की तरह प्रतिक्रिया करता तो हम लौह युग में कभी प्रवेश ही नहीं कर पाते। हमारी इमारतें, पुल, गाड़ियां, कुछ भी संभव नहीं होता। वाह, मैंने इसे कभी इस नजरिए से नहीं देखा था। तो ये एक पूरी श्रृंखला है। बिल्कुल, एक स्पेक्ट्रम। एक छोर पर सोडियम है जो पलक झपकते ही प्रतिक्रिया करता है, और दूसरे छोर पर सोना है जो सदियों तक वैसा ही रहता है। और लोहा कहीं बीच में है। हाँ, जो धीरे धीरे अपने समय के अनुसार बदलता है। अब आता है कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़। विकास सर एक विशेष मेहमान का परिचय कराते हैं, हाइड्रोजन। जो कि धातु नहीं है। हाँ, वो साफ करते हैं कि ये कोई धातु नहीं है, लेकिन इसे इस श्रेणी में एक पैमाने या संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह की विभाजन रेखा, या कहें कि एक सीमा चिन्ह। बिल्कुल। कहानी में एक छात्र ने इसके लिए एक शानदार शब्द इस्तेमाल किया है, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा, क्या बात है। शिक्षक समझाते हैं कि जो भी धातु हैं इस सीढ़ी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो इतनी शक्तिशाली हैं कि किसी एसिड में से हाइड्रोजन को धक्का देकर उसकी जगह ले सकती हैं, और जो नीचे हैं वो ऐसा नहीं कर सकती। और ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा नहीं है, इसका गहरा रासायनिक महत्व है। ये हमें यह अनुमान लगाने का एक फंडामेंटल तरीका देता है कि कौन सी धातुएं एसिड के साथ प्रतिक्रिया करेंगी और कौन सी नहीं। तो अब इस लक्ष्मण रेखा को पार करके नीचे चलते हैं। यहाँ हमें मिलती है मर्दित धातुएं, यानी शांत और स्थिर धातुएं, तांबा और मर्क्यूरी, Cu और Hg। हाँ, और इनका व्यवहार ऊपर वालों से बिल्कुल अलग है। ये प्रतिक्रिया करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, और इसी वजह से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। सही कहा। जैसे तांबा, जिसका उपयोग पानी के पाइप और बिजली के तारों के लिए किया जाता है, क्योंकि ये पानी के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता। सोचिए, अगर तांबे की जगह लोहे के पाइप होते तो बहुत जल्दी जंग खा जाते और पानी में भी लोहे का स्वाद आता। और मरकरी, वो तो इस समूह में भी एक विद्रोही है। बिल्कुल, कहानी में उसे विद्रोही ही कहा गया है। एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर भी तरल रहती है। वो ठोस बनने से इनकार कर देती है। कहानी में छात्र मेज पर रखी तांबे की शांत पट्टी और शुरुआत के विस्फोटक सोडियम के बीच के अंतर को देखता है, और उसे पूरी तस्वीर एक साथ साफ हो जाती है। हाँ, एक तरफ विस्फोटक ऊर्जा और दूसरी तरफ शांत स्थिरता, और दोनों ही धातु हैं। ये उस स्पेक्ट्रम को दिखाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक ही परिवार यानी धातु के सदस्यों में कितना ज्यादा स्वभाव का अंतर हो सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर। यहाँ है राजसी धातुएं, चांदी और सोना, Ag और Au। बिल्कुल, इनका नाम ही इनके गुणों को बता देता है। ये किसी से प्रतिक्रिया करने की जरूरत महसूस नहीं करते। हाँ, ये सबसे अधिक स्थिर और सबसे कम सक्रिय है। कहानी के अनुसार उन्हें ऑक्सीजन या पानी की परवाह नहीं है और वे हजारों वर्षों तक चमकते रहते हैं। और यहीं पर उनका रासायनिक गुण उनके आर्थिक और ऐतिहासिक मूल्य से सीधे जुड़ जाता है। हम उनका उपयोग गहनों और सिक्कों के लिए इसीलिए करते हैं क्योंकि वे बदलते नहीं हैं। उनकी यही स्थिरता उन्हें कीमती बनाती है। अगर सोना भी लोहे की तरह जंग खाता तो शायद वो इतना मूल्यवान कभी नहीं होता। कभी नहीं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का इतिहास इस एक रासायनिक तथ्य पर टिका है। कहानी में एक छात्रा बहुत अच्छी बात कहती है। वे सबसे कूल हैं, उन्हें अपनी खासियत साबित करने के लिए किसी के साथ प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, लेकिन रासायनिक रूप से ये एकदम सच है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना उन्हें इतना स्थिर बनाती है कि उन्हें किसी के साथ जुड़ने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती। तो हमने पूरी सीढ़ी देख ली ऊपर से नीचे तक, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विकास सर अंत में इस धातु साम्राज्य का एक सुनहरा नियम बताते हैं। अच्छा, इस साम्राज्य का भी अपना एक कानून है। वो क्या है? वो नियम है विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट। नियम यह है कि एक अधिक सक्रिय धातु,
मतलब सीढ़ी में ऊपर वाली धातु हाँ, अपने से कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकती है, उसे उसकी जगह से हटा सकती है। इसे सरल शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? कहानी में इसके लिए 2 बेहतरीन उपमाएं हैं। पहली शिक्षक की है। यह वैसा ही है जैसे कोई ज्यादा ताकतवर दोस्त किसी शांत दोस्त की कुर्सी ले ले। अच्छा, ये बहुत स्पष्ट है। और दूसरी उपमा एक छात्र की है जो इसे और भी मजेदार बना देती है। वो कहता है ये तो म्यूजिकल चेयर के खेल जैसा है, बस केमिस्ट्री के साथ। ये शानदार है। और ये म्यूजिकल चेयर का खेल सिर्फ एक मजेदार उपमा नहीं है, ये असल में काम करता है। कैसे? जब हम लोहे की चादरों पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो हम इसी नियम का फायदा उठाते हैं। जिंक सीढ़ी में लोहे से ऊपर है, ज्यादा सक्रिय है। तो जब नमी और हवा हमला करते हैं तो जिंक खुद कुर्बानी दे देता है। अच्छा, वो खुद प्रतिक्रिया कर लेता है और लोहे को बचा लेता है। बिल्कुल, वो अपने से कम सक्रिय दोस्त के लिए कवच बन जाता है। तो अंत में विकास सर बोर्ड पर पूरी सूची को देखते हैं कि Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बाकी सब, और कहते हैं कि ये सिर्फ एक सूची नहीं है, ये एक नक्शा है जो हमें बताता है कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है। और वीडियो का अंतिम संदेश यही है। यह सीढ़ी हमें समझाती है कि चीजें क्यों जंग खाती हैं, सोना हमेशा सोना क्यों रहता है, और ये तत्वों के उन रहस्यों को सुलझाती हैं जो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद हैं। ये वास्तव में तत्वों के व्यक्तित्व को समझने जैसा है। कुछ बहुत प्रतिक्रियाशील, कुछ संतुलित और कुछ बिल्कुल शांत। और इन व्यक्तित्वों का टकराव और सहयोग ही हमारे चारों ओर की दुनिया का निर्माण करता है। सही कहा। तो चलिए इस चर्चा को एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। कहानी ने इस धातु साम्राज्य को एक निश्चित पदानुक्रम, एक फिक्स्ड रैंकिंग के साथ प्रस्तुत किया है जी। लेकिन क्या होगा अगर हम परिस्थितियों को बदल दें, जैसे तापमान या दबाव को बहुत ज्यादा बढ़ा दें? क्या एक भरोसेमंद मजदूर जैसे लोहा कभी मिलनसार कैल्शियम को चुनौती दे सकता है? क्या इस साम्राज्य के नियम कभी बदल सकते हैं?